जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत आचार्य आज समकालीन भारत और शिक्षा इस विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ। इस पूरे वीडियो में आप लोगों को बिना विशेष कुछ रटे आप लोगों को बिल्कुल समकालीन भारत किस प्रकार से बढ़ा, शिक्षा नीतियाँ कैसे बदलती गई, ये सारे बिंदुओं को आपको स्वतः याद हो जाएगा। हम सभी शिक्षक ये बात जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में बड़ा परिवर्तन आना हो तो शिक्षा से बड़ा माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर शिक्षा नीतियाँ हमारे समाज को इतना प्रभावित करती हैं कि किसी भी काल में उस शिक्षा नीति को बदलना ही पड़ा ताकि उस काल को परिवर्तित किया जा सके। यहाँ पर हम लोगों को समझने के लिए बहुत कुछ है कि अगर वैदिक काल है तो उस वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षा व्यवस्था ही वैदिक व्यवस्था पर थी, इसलिए वो काल वैदिक काल हुआ। शिक्षा का प्रभाव को समझिएगा। वहाँ पर वैदिक काल में चूँकि हमारी जो धर्म संस्कृति है, हमारा जो क्रम, जो भारत का जो विकास क्रम है, उसमें सबसे प्रथम स्थान वैदिक काल को मिला है, जो 0 से 600 वर्षों के बीच में रहा। इस वैदिक काल में जो हमारी शिक्षा नीति थी, ये बहुत समझने के विषय की बात है। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, टू बी ए गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए वैदिक काल को हमें समझना बहुत अधिक आवश्यक है, ताकि उस काल को हम समझकर आज के काल की व्यवस्था को समझेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम चलेगा, तो हम लोग उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ हम लोग उसमें अपना कुछ योगदान कर सकते हैं। तो वैदिक काल की क्या विशेषताएं थी? तो वैदिक काल की व्यवस्था में सबसे पहला बात यह था कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो परा और अपरा, मतलब लौकिक और अलौकिक, ये दो व्यवस्थाओं पर चलती थी। मतलब वो लोग उस व्यवस्था को ही मानते थे जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसकी भी वो नकारात्मक उसको नहीं लेते थे, उसको भी वो लेते थे कि नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो भी शक्ति है। तो परा और अपर, मतलब लौकिक और अलौकिक, इन दोनों पर शिक्षा नीतियां उस समय आधारित थी। उस समय लोग जो वास्तविक विषय होते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, इन सभी का भी अध्ययन करते थे, सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन करते थे, तो साथ में उपनिषद का भी अध्ययन करते थे, साथ में वो ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। उनका विश्वास उस सनातन शक्ति पर भी था, और जो उनके आगामी भविष्य के लिए आवश्यक है उस पर भी आवश्यक था। इसका वैदिक काल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचाए रखना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना। किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति का रक्षा कर सकें, किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, वैदिक काल, जिसमें संस्कृति को बहुत अधिक योगदान, बहुत अधिक महत्व दिया गया था। इसमें संस्कार का विकास, इसमें अच्छे गुणों का विकास, एक अच्छा
व्यक्ति बनाने पर पूरा पूरा जोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धर्म हो, जिसके अंदर एक एक सनातन पुरुष की कल्पना की जाती थी, जिसके अंदर मतलब एक पूर्ण मानव की कल्पना की जाती थी। इस शिक्षा नीति में जो पूरी पढ़ाई होती थी वो 0 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक होती थी। इसमें जो बच्चे हैं वो बाल्य अवस्था से भी पहले कर सकते हैं आप। बाल्य अवस्था आते आते वो अपने घर को छोड़ देते थे, त्याग देते थे और आकर गुरुकुल में वास करते थे। गुरुकुल में जैसे ही उनका उपनयन संस्कार होता था, जो एडमिशन जिसको हम लोग करते हैं उसमें उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल के। तो वैदिक काल में वहाँ उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार होने के बाद वो एडमिशन ले लिए और वहीं पर उनकी ज़िंदगी, वो घर से उनका सब कुछ हो जाता। वो घर में किस अवस्था में है, बहुत अमीर हैं, राजा के पुत्र हैं या किसी के पुत्र हैं, ये ज़्यादा उसमें मैटर नहीं रहता था। वो आप आ गए हैं गुरुकुल में तो आप ये सब कुछ अब जो है वो गुरु, वो आपके गुरु हैं। तो गुरु आपको अपने अंदर रखते थे, सारी क्रियाएं करवाते थे, गुरुकुल के सारे कार्य आपको करने होते थे और स्वयं करने होते थे, आपको कोई सेवक नहीं हुआ करता। और गुरु के श्री चरणों में बैठकर, इसमें ज़्यादातर शिक्षा जो है वो सुनकर ही लोग लिया करते थे और थोड़ा सा देखकर, सुनकर और देखकर, ये ज़्यादातर शिक्षा उसमें सुनकर और देखकर ही लिया करते थे। मतलब एक प्रकार से ऑडियो विजुअल एजुकेशन वहाँ चलता था, ज़्यादा कुछ लिटरेचर लिखना पर ज़्यादा जोर नहीं हुआ करता। इसमें ज़्यादातर जो पूर्ण रूप से मतलब शिक्षा है वो किसी एकांतवास में पेड़ के नीचे या कहीं बैठ कर ही लिया जाते थे। गुरुजी अपने तरफ से सारा तरह ज्ञान वो बच्चे को जो अवस्था के हिसाब से हो वो दिया करते थे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका, इसमें पूर्ण रूप से संस्कृति पर पूरा जोड़ होता था, इस पर पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। ये सारा मतलब धर्म का इसमें पूरा संरक्षण किया जाता था। आदर्शवाद जैसा हम लोग पढ़े हैं, आदर्शवाद का पूर्ण वैदिक काल में आपको मिलता है। इसकी जो मतलब आय मतलब इनका जो इनकम एक्सपेंस जो होता था वो ज़्यादातर मतलब राजाओं के द्वारा कुछ दान वगैरह देके, गुरु दक्षिणा देकर और तरह तरह की मतलब सेवाएं देकर इनका ही चलता था। तो उस समय की आय व्यवस्था उनकी ऐसी थी। तो थोड़ा सा फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, तो फिर से वह चलते हैं। सबसे पहले बात, वैदिक काल 0 से 600 साल तक चला। दूसरी बात, इसका पूर्ण उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा? संस्कृति का विकास और उनका संरक्षण, संस्कृति कल्चर, इस पर मीडियम क्या रहा? लौकिक और अलौकिक, जो दिख रहा है उसकी भी आराधना करनी है, जो नहीं दिख रहा है उसकी भी आराधना करनी है, उसको भी मानना है, अविश्वास नहीं करना है। उसके बाद इनमें जो इनका जो आयु अवस्था है 0 से 12 वर्ष के बाद है। अगर 12 वर्ष तक बच्चे रह गए, 12 वर्ष तक वो उपनिषद तक पढ़ लेते थे। अब उसके बाद अगर वेदों की शिक्षा लेनी होती थी तो 12 साल के बाद भी वो गुरुकुल में रहते थे और वेदों की शिक्षा लिया करते थे। इस प्रकार से लोग मतलब शिक्षा लेते थे। वेद 12 साल के करीबन होते थे, 12 साल के, तो वो 12 साल में वो वेदों का ज्ञान भी लेते, अगर जिनको लेने की इच्छा होती सो, नहीं तो 12 साल के बाद वो वापस अपने जीवन में पुनः वापस जा सकते थे। तो ये अवस्थाएं थी। उस समय जो उनका आयु अवस्था था वो बता ही दिए कि करीबन के लेने देने का। तो करीबन आपको हमको लगता है कि पूरा वैदिक काल समझ में आ गया होगा और ज़्यादा इससे कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। तो समकालीन भारत और शिक्षा में हम लोग सबसे पहले वैदिक काल पढ़े। वैदिक काल में हम लोग क्या सीखे कि एक ऐसा भी एजुकेशन हो सकता है जिसमें धर्म को महानता दी जाती है, जिसमें आदर्श को महानता दी जाती है, जिसमें लोगों में व्यवहार को महत्व दिया जाता है, जिसका आज के डेट में बहुत कमी हो गया है। ये इसकी कुछ खूबियाँ थी, कुछ कमियाँ भी थी। कमियाँ क्या थी वैदिक काल की? वैदिक काल की कमियाँ थी कि उस काल में महिलाओं को शिक्षा पर विशेष जोर नहीं दिया जाता। महिलाओं के शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। पुरुषों के शिक्षा के लिए ही सिर्फ सोचा जाता था, महिलाओं की शिक्षा के लिए उनको स्थान नहीं था।
एक सबसे बड़ी कमी महसूस होती है। दूसरा कमी महसूस ये होता है कि ज़्यादा संस्कृति पर जोर दिया गया था, पर्सनली एजुकेशन पर या ज़्यादा कुछ विशेष व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर नहीं दिया जाता। ये दो कमियां आप रख सकते हैं, बाकी तो सब आपको पता हो गया। दूसरा आते हैं वैदिक काल 0 से 600 साल। 600 से 1200 तक जो अवस्था होती है वो होती है आपका बौद्ध काल का। बौद्ध काल की जो मतलब इसकी जो सिचुएशन है वो समझिएगा, क्योंकि लिखने और लिखा हुआ तो आपको बहुत जगह मिल गया होगा, लेकिन मेरी क्लास का खासियत ये है कि आपको मैं समझाता हूँ और बिल्कुल ऑडियो विजुअल में आप लोग समझ जाइएगा कि बौद्ध काल भी क्या है। बौद्ध काल की जो अवस्था है वो 600 से 1200 साल के बीच में होती है। बौद्ध काल में पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मन की शांति, मन का एकांत में ध्यान करके भगवान से जुड़ना, मतलब अपने ध्यान को इतना ध्यान मग्न कर देना कि हम भगवान से बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। ये बौद्ध धर्म का मुख्य फोकस था कि किस प्रकार से आप भगवान से जुड़ जाएंगे। और इसमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो अष्टांग एजुकेशन दिया जाता था। अष्टांग करने का मतलब उसमें वो एजुकेशन को 8 भागों में बांटते थे। वो 8 भागों में था कि किसी से छल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी भी तरह का ऐसा व्यवसाय नहीं करना जिससे किसी को धोखा हो, किसी प्रकार का कोई लोभ लालच, ये कुल 8 प्रकार से लोगों को शिक्षा देते थे कि वो इस प्रकार का ना करें। इसमें ज़्यादातर शिक्षा जो है वो भिक्षाटन के, मतलब वो घूम घूम कर लोग मतलब अध्ययन करते थे। ज़्यादा जगह का सर्वे करके लोग क्या करते थे, इसमें जो है वो असीम शांति की प्राप्ति और लोगों को भी असीम शांति की शिक्षा देने के लिए लोग ज़्यादा इसमें मतलब होल हुआ करते थे। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सम्मेलन, स्वाध्याय, अनुक्रम और देशाटन के द्वारा भी लोग शिक्षा लेते थे। इसमें नैतिक विकास का इसमें भी महत्व दिया गया है, जैसा वैदिक काल में भी नैतिक महत्व का विकास दिया गया था। बड़ों का आदर करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, एक सोसाइटी में कल्चर रूप से रहिए, अच्छे व्यवहार से रहिए, जिसका आज के डेट में काफ़ी कमी महसूस होती है। ये नैतिक विकास का आपका चाहे वैदिक काल हो चाहे आपका ये बौद्ध काल हो, दोनों में अच्छा रहा। देखिए, एक बात आप लोगों को हम पर्सनली बताते हैं, नैतिकता का मतलब हानि कहाँ पर हो रहा है मेकाले के बाद। इधर आपको नैतिकता का किसी ने हानि नहीं किया है। आपको चाहे वैदिक काल हो, ये भी नैतिकता को तो सबसे प्रमुखता दिया। वैदिक काल भी आपको नैतिक शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया। आपका ये जो मुगल काल है इसमें भी नैतिकता को महत्व दिया गया है। लेकिन इसके आगे आने वाले जो कल्चर, जो मतलब एजुकेशन सिस्टम आए, वहाँ पर नैतिकता को ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका हम लोग आज भी हम लोग उसकी मतलब कमी महसूस करते हैं। तो बौद्ध काल में 600 से 1200 साल का समय रहा। इसमें अष्टांग ज्ञान मिलता था। ज़्यादातर भिक्षाटन, अनुकरण और सम्मेलन के द्वारा यहाँ पर शिक्षा दिया जाता था। यहाँ पर असीम शांति की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य था और दूसरे को भी ज्ञान देना असीम शांति प्राप्ति का। और इसमें मतलब भिक्षाटन वगैरह द्वारा करते थे। इनके कुछ मतलब इनकी जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में उनकी बांटी हुई रहती थी। मतलब या तो प्राइमरी एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन। कुछ लोग ऐसे मतलब यहाँ पर होते थे जो मतलब कि वो साइंस भी इसमें था और इसमें नैतिक विकास का भी बात हुआ करता था। और इसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, इसके मेथड से लोग पढ़ा करते थे। और इसी की चीज़ को मतलब बुद्ध की शरण में जाना, बुद्ध की शरण की कल्पना करना, इस पर ज़्यादातर इसमें बात चल रहा था। इसमें यही है बौद्ध का। इसमें ज़्यादातर नहीं, इसके कुछ हायर एजुकेशन थे जैसे तक्षशिला, नालंदा, ये सब कुछ इसके बड़े इंस्टीट्यूट से हैं। बोध गया, बिहार, मिथिला, ये सब इसके बड़े एजुकेशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बड़े इंस्टीट्यूट इसके रहे, हम लोग अपनी भाषा में इसको कर सकते हैं। तो करीबन क्लियर, बौद्ध काल 600 से 1200 साल के बीच में रहा। ज़्यादातर इसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाना मतलब शांति की प्राप्ति के लिए
लोग ज़्यादा इसमें शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का दो भाग हुआ करता था, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। और इसमें मतलब अष्टांग शिक्षा दी जाती थी। और इसके मतलब आय के स्रोत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, वही भिक्षाटन वगैरह के द्वारा इसमें आय गुरुओं को जो बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे वो मिला करते थे। और इसमें विशेष नहीं। इसके बाद आते हैं मुगल काल। मुगल काल जो मध्य काल में आता है, मध्य काल में आता है मुगल काल। मुगल काल मतलब जब मुगलों का हमारे देश में प्रभाव हुआ। तो ये बात हम पहले भी स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिए थे कि जिस प्रकार के लोग आते गए अपनी शिक्षा नीति को भी लेते आ गए, क्योंकि ये सब जान रहे थे कि मेरे आने से नहीं होगा, शिक्षा नीति को बदलने से होगा। समझ जाइए हम शिक्षक और शिक्षा का कितना प्रभाव है। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, एजुकेशन सिस्टम को ही बदलते। तो या वो मुगल काल के आ जाइए। तो मुगल काल में क्या हुआ, मुगल काल में 1200 वर्षों से ये स्टार्ट हुआ, 1800 साल चला, ठीक है। फिर उसके बाद फिर पता है आप लोगों को, फिर हमारे ब्रिटिश हुकूमत 1800 साल के बाद ब्रिटिश हुकूमत आ गई। फिर उसके बाद वो अलग कहानी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 1200 से 1800 वर्षों तक चला ये। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था, जैसे बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का प्रचार था, उस प्रकार से वेद काल में, जैसे वैदिक काल में वेदों का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था। अब इसमें किसका होगा, इसमें मुगल काल का प्रभाव था, मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। जैसा कि हम लोग पता कि सब धर्म को मतलब धर्म के प्रचार के लिए वो शिक्षा व्यवस्था को बदला गया कि अब इस्लामिक धर्म का प्रचार कौन करेगा भाई। तो इससे ये आपको मुस्लिम काल में मतलब मध्य काल में हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, अरबी शिक्षा का विकास हो गया, संसारिक सुख की प्राप्ति का इसमें बड़ा हुआ, नैतिक विकास इसमें भी, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे। वैदिक काल में भी नैतिक विकास को महत्व दिया गया, बौद्ध काल में भी नैतिक विकास को महत्व दिया गया, और ये जो इस्लामिक शिक्षा है जो मुगल काल हुआ इसमें भी नैतिक विकास शिक्षा को महत्व दिया गया। नैतिक शिक्षा इसमें महत्व दिया गया। इसमें प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा, जैसे बौद्ध काल में था प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा, ठीक है। इसमें भी प्रारंभिक शिक्षा वैदिक शिक्षा आप कर सकते हैं वैदिक काल में भी, लेकिन हाँ 0 से 12 वर्ष के बीच वो बच्चे पढ़ सकते थे। 12 वर्ष के बाद समझ जाइए वो उच्च शिक्षा में आ जाते, जिसमें वो वेद का ज्ञान प्राप्त करते। लेकिन 0 से 12 जो वर्ष है उसमें वो उपनिषद तक ही शिक्षा ले पाते थे। 12 के बाद वो वेदों का ज्ञान लेते। अब आ जाते हैं मुस्लिम काल में। तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा थी, इसमें अरबी, फारसी, गणित सिखाया जाता था, फिर अरबी व्याकरण और चित्रकला और संगीत वगैरह सिखाया जाता था। इसकी भी शिक्षा विधि अनुकरण, स्मरण, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, थोड़ा सा इसकी डेवलप कर ली है। इस चीज़ को थोड़ा आप समझ लीजिएगा। ये वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा किस प्रकार दिया जाता था, बैठाकर समझाकर और सिर्फ ऐसे समझाकर, जिसको हम लोग मौखिक या अनुकरण भी कर सकते हैं, मौखिक और अनुकरण। लेकिन आप बौद्ध काल में तरह तरह की विधियाँ थी। इसमें आपका सम्मेलन था, अनुकरण था, देशाटन था। अब ये सब बात को समझ रहे होंगे आप। जैसे अनुकरण मतलब किसी देख कर सीखना, देशाटन मतलब देशों को घूम के वहाँ पर उसकी कल्पना वहाँ कर सीखना, 100 अध्याय करके भी सीखा जाता था। लेकिन मुगल काल में कैसे सीखा गया, अनुकरण करके, स्मरण करके, मतलब स्मरण शुरू हो गया यहाँ पर, व्याख्या करके और प्रश्नोत्तर के द्वारा। प्रश्नोत्तर जैसे हम लोग मेथड भी यूज करते हैं। इसमें प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो मतलब इसमें हाँ इसकी जो शिक्षा नीति थी, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर जो एडमिशन एज था वो था 4 साल 4 महीना 4 दिन। ये 4 वाला मेथड याद रखिएगा। मुगल काल जो था इस्लामिक शिक्षा में एडमिशन का जो टाइम था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का था। जब ये बच्चा इस अवस्था में आता, मतलब 4 साल 4 महीना और 4 दिन का होता, तो बच्चे को ले आते ये मौलाना के पास। अब मौलाना जो है उनको वो शिक्षा देते, और वो शिक्षा क्या देते, वो शिक्षा में वो बोलते कि आप सिर्फ बोलो बिस्मिल्लाह कुल रसूलुल्लाह। तो अगर वो बच्चा बिस्मिल्लाह भी बोल देता तो भी उसका एडमिशन हो जाता, हल्का फुल्का वही बोल देता तो वहाँ पर उसको वो बोलवाना था, जस्ट वो उसका एडमिशन हो जाता। तो जैसे एडमिशन हो गया उसका वहाँ पर,
ये प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में था। ये मदरसा से और मकतब, इसके दो इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक मदरसा और एक मकतब। और इसमें भी आर्थिक अभाव हुआ करता था, इसमें भी वैसा कोई फाइनेंशियल इनको मदद हुआ करता नहीं था। तो आज के वीडियो में आज हम समकालीन भारत और शिक्षा में तीन जगह पर अभी बात की। पहला तो वैदिक काल, दूसरा बौद्ध काल और तीसरा इस्लामिक काल, मुगल काल, जिसको मध्यवाद काल भी कहते हैं। इन तीनों में हम लोग 0 से 600 वर्ष, 600 से 1200 वर्ष और 1200 से 1800 वर्ष, मतलब कुल 600 वर्ष का अंतर है। याद हो जाएगा आप लोग को ऐसे ही, 0 से 600, 600 से 1200 और 1200 से 1800, ऐसी डेट आप लोगों को याद हो गया। दूसरा है, इसमें भी नैतिक शिक्षा का विकास, इसमें भी नैतिक शिक्षा का विकास, इसमें भी नैतिक शिक्षा का विकास। इसमें आपको संस्कृति का संरक्षण और विकास, इसमें बौद्ध धर्म का शिक्षा का विकास, इसमें इस्लामिक शिक्षा का विकास, ऐसे ही आप लोगों को याद हो गया होगा। इसमें मौखिक का अनुकरण मेथड था शिक्षा का, इसमें देशाटन और अनुकरण था, सम्मेलन भी था। इसमें अनुकरण, स्मरण, व्याख्या और प्रश्नोत्तर था। इसमें एडमिशन 0 से 1200 से एडमिशन हो जाता था, मतलब किसी भी अवस्था में इसमें बच्चे को लाके वैसा कुछ नहीं था मेंटली। इसमें जो था वो, इसमें भी वही कंडीशन था, लेकिन इस्लामिक धर्म में याद रखिएगा 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन का था, जिसमें एडमिशन जो है वो बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिया था। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा में मिलती थी। तो हमें आशा, मतलब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो देखकर आप वैदिक काल को समझ गए होंगे, बौद्ध काल को समझ गए होंगे और मध्यकाल जो इस्लामिक काल है उसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद के समकालीन भारत के जो और भी सारे सिचुएशन हुए, जैसे जैसे शिक्षा नीति बदली, जिसमें आधुनिक शिक्षा नीति भी है, उस वीडियो को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।